हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नौकरी करना चाहते हैं वो लोग इस वैकेंसी को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट पोस्ट है। ठीक है, रजिस्ट्रार का भी है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मेडिकल फील्ड से हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट 3/5/2023 अप टू 5 PM। मतलब लास्ट डेट है पेमेंट का और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का कब है? 3 मई 2023 तक शाम के 5 बजे तक। ठीक है कैंडिडेट। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स 6/5/2023। मतलब इसमें है कि आप लोग पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद उसको डाउनलोड करके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट सेल को भेजना है। ठीक है, तो वो है 6/5/2023 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कीजिए कि पहले ही लास्ट डेट में मत कोई भी फॉर्म लास्ट डेट में मत भरिए, पहले ही भर लीजिए ताकि आप लोग के पास इनफ टाइम हो वहाँ भेजने के लिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म को यहाँ पे हार्ड कॉपी को वहाँ भेजना भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ Rs 1000 shall be paid online by the candidates of unreserved EWS and OBC categories for Group A post। यहाँ पे है डिफरेंट ग्रुप के लिए पोस्ट वैकेंसीज है, तो डिफरेंट ग्रुप का अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी है। जैसे ग्रुप ए के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1000 रुपीज़ आपको लगेगा, जो अनरिजर्व है, EWS है, OBC है। ठीक है, और 500 रुपीज़ किसको लगेगा? यहाँ पे देख लीजिए, बाय द कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरीज ग्रुप बी नॉन टीचिंग। और ग्रुप बी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अब यहाँ पे है नो एप्लीकेशन फ़ीस शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ SC ST PWBDs और कैटेगरीज एंड विमेन कैंडिडेट। जो भी विमेन कैंडिडेट है, SC ST या PWDs है, उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। एप्लीकेशन फ़ी इज़ टू बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे इन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑनलाइन मोड है पेमेंट का। तो जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व है, OBC हैं और EWS हैं, उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़ और ग्रुप बी पोस्ट के लिए 500 रुपीज़। और जो कैंडिडेट SC ST PWBD और विमेन हैं, उन लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर ग्रुप A B सेक्टर्स इन द यूनिवर्सिटी एज पर द पे मैट्रिक्स इंडिकेटेड बिलो। मतलब यहाँ पे ग्रुप ए के लिए वैकेंसीज, और ये कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ इंडियन सिटीजन जो होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। Candidate who had applied against the advertisement number 3 2016-17 and advertisement number 6 2018-19 are required to apply again if their post is re-advertised। प्लीज़, अगर कोई कैंडिडेट पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो वो लोग फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद है द एप्लीकेशन हैज़ टू बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन द www.bhu.ac.in। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है BHU के वेबसाइट पे। उसके बाद क्या करना है? द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। मतलब उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करना है, उसके बाद उसको हार्ड कॉपी डाउनलोड को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना भी है। ठीक है, तो कैंडिडेट ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए लास्ट डेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा, पहले ही अप्लाई करके सेंड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रुप ए का पोस्ट कोड डिफरेंट दिया हुआ है। लेवल 2 यहाँ पे मैट्रिक्स भी है, लेवल 12 का जॉब है। ग्रुप बी में भी देख लीजिए। ठीक है, लेवल पे मैट्रिक्स का है, लेवल 7 का जॉब है और लेवल 6 का जॉब है। यहाँ पे दोनों तरफ पोस्ट के लिए ग्रुप ए के लिए सैलरी लगभग 1 लाख रुपीज़ है, किसी पोस्ट के लिए 75,000 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि किस किस सेक्टर्स में डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ यूनिट में बांट दिया गया है, पोस्ट कोड है और नेम ऑफ द पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में देखिए पोस्ट कोड है 20298 और नेम ऑफ द पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार। इसमें क्या है? नंबर ऑफ पोस्ट कितना? अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अनरिजर्व के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए 1 है,
उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी एक है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी वर्क्स डिपार्टमेंट श्री सुंदरलाल हॉस्पिटल, उसमें इंजीनियर की है वैकेंसी। ये बीएचयू के अंदर ही आता है सर, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अनरिजर्व के लिए एक सीट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 3 सीट, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीट, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 सीट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी जूनियर इंजीनियर सिविल में एसटी और ओबीसी में एक एक सीट भी है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आईसीटी सेक्टर में देखिएगा सिस्टम मैनेजर के लिए एक सीट, सिस्टम सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए एक सीट, सिस्टम प्रोग्रामर के लिए एक सीट। यहाँ पे फिर देखिएगा चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक, डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के लिए एक, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के लिए 2 और मेडिकल ऑफिसर के लिए 12 सीट है, ठीक। 12 सीट अनरिजर्व के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 6 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 है, ठीक है। यहाँ पे एब्रिविएशंस है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, अगर कोई चीज़ शॉर्ट में लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है दिया हुआ, ठीक है। ये है जो पहले अगर कोई फॉर्म भर चुके हैं तो फिर से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोग को फ्रेश फॉर्म भरना होगा। अगर पहले कभी एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, अगर पहले आप लोग भरे हैं, ठीक है, तो फिर से आप लोग रीअप्लाई कर देंगे, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट अर्लियर, पहले किया हुआ है, आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ फ्रेश, मतलब उन लोग को जरूर फ्रेश अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन आप लोगों को कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना था। फिर ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये लेवल 12 का जॉब है और इसमें है मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज अलाउड, मतलब अगर कहीं CGPA है, ठीक है, तो उसको भी मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए और 55% मार्क्स होना चाहिए डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए। मिनिमम 5 years एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एन इक्विवेलेंट पोस्ट इन द पे लेवल 10 एंड अबव, मतलब ये लेवल 12 का जॉब है तो इसलिए इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में, ठीक है। और वो पे लेवल 10 का जॉब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेवल 10 का जॉब है तो इसमें भी मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स से, अगर कहीं CGPA है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इक्विवेलेंट मार्क्स में, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि डिग्री, यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन मैनेजमेंट LLB और CA, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट PSU रेपुटेड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बोला जा रहा है कि 3 साल एक्सपीरियंस कहीं भी होना चाहिए, गवर्नमेंट में भी हो या सेमी गवर्नमेंट में हो या रेपुटेड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में हो, PSU में हो, ठीक है। और डिग्री मैनेजमेंट में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का, ये भी लेवल 12 का जॉब है। ये इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट सर्विस इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसमें बोला जा रहा है कि इंटरनल ऑडिट जो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी लेवल के पोस्ट पे हैं, ठीक है, और 3 साल अगर रेगुलर सर्विस में है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल 12 का जॉब है। असिस्टेंट ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर लेवल 10 का जॉब है। इसमें भी क्या है कि कहीं पे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कोई भी यूनियन टेरिटरी में या ठीक है, या कोई भी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेवल 9 के जॉब है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में देखते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और पास इन फर्स्ट क्लास सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। इसमें बोला जा रहा है कि अगर सिविल इंजीनियर का नौकरी है तो BTech सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 8 years एज असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल 11 का जॉब है। या 5 साल एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या PWD में सॉरी, और या तो PSU में, कहीं भी, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ठीक है। इसमें है क्या कि फर्स्ट क्लास BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और इसमें 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में आप लोग को, स्टेट गवर्नमेंट या PWD में, कहीं भी, ठीक है।
उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें फर्स्ट क्लास बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। जो बीटेक फर्स्ट क्लास से किए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो लोग अप्लाई करेंगे, और 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें भी होना चाहिए इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए सिविल में, और क्या है उसके बाद बोला जा रहा है कि और 1 साल का कहीं भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट फील्ड में। और जो भी अगर डिप्लोमा किए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी सेम कि बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और वो लोग को 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई डिप्लोमा किए हैं तो वो लोग को 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद सिस्टम मैनेजर की बात यहाँ करते हैं, तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग को सिस्टम मैनेजर बनने के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मतलब रिलेवेंट फील्ड में, और बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और इसी फील्ड में आप लोगों को 9 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एमटेक किए हैं तो उनके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 55% मार्क्स सबके लिए, ठीक है। उसका सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर लेवल 12 का जॉब है, इसमें बोला जा रहा है बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 55% मार्क्स, और 9 साल का एक्सपीरियंस। अगर कोई एमटेक किए हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीटेक एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग। उसका सिस्टम प्रोग्रामर है, लेवल 10 का जॉब है, इसमें भी है कि ये बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, एमसीए होना चाहिए, ठीक है, 55% मार्क्स। और इसमें बोला जाए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए C++ और जावा में काम करने का, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर का, लेवल 12 का जॉब है, एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, और मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 साल है ना इस टीचिंग का, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के देखते हैं, लेवल 11 का जॉब है। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, उन लोग अगर जैसे आप लोग अगर कोई वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई अगर बहुत दिन से कहीं दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, तो उन लोग को आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग अप्लाई कर सके, ठीक है। उसके बाद है डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट में भी एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS होना चाहिए, ठीक है, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस कब होना है, मतलब इंटर्नशिप के बाद वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस किए हों। MBBS के बाद इंटर्नशिप होती है लास्ट ईयर में, उसके बाद क्या होता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, और इसमें भी मेडिकल ऑफिसर में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो मास्टर्स हो, जो MD की हो, DNB की हो, या MS की हो मेडिसिन से, उन लोगों को दिया जाएगा वेटेज, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इंस्ट्रक्शन कुछ है, ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड हार्ड कॉपी विथ ऑल इंक्लूजन। इसमें बोला जा रहा है कि मतलब कि पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, फिर सारा मतलब उसको एप्लीकेशन जो आप भरे हैं उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, और सारा हार्ड कॉपी के साथ उसको BHU के रजिस्ट्रार ऑफिस में आप लोग को भेजना है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ था, एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेंट सेल्फ फर्स्ट रजिस्टर ऑन द रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल्फ पोर्टल ऑन द BHU website, after which they can fill up the prescribed electronic application form online. Separate applications shall be submitted for different position. अगर कोई सपोज कोई 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे डिफरेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ्स और इस सब के बारे में बताया जाए, 50 KB तक होना चाहिए, ये सब बताया जा रहा है। कोई भी जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके आप लोग वहाँ पे हेल्पलाइन सेंटर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगर जैसे सीट आगे घट बढ़ सकता है, वो लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विदड्रॉ एनी एडवर्टाइज पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उसके बेसिस पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ये वही 6/5/2023 तक आप लोग का हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ये वैकेंसी को अप्लाई करने का, तो मतलब जल्दी भर लीजिए ताकि आप लोग को फिर हार्ड कॉपी में भेजना है वो टाइमली वहाँ पे पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।